इंटरनेट की दुनिया जितनी विशाल और अद्भुत लगती है, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक ऐसा हिस्सा भी है जो आम लोगों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है? ये हिस्सा है डार्क वेब, जहां अपराध और खतरों की एक अजीबोगरीब दुनिया मौजूद है। एलन ऑम्सबी द्वारा लिखी गई किताब द डार्केस्ट वेब हमें इस अंधेरी और डरावनी दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाइयों से रूबरू कराती है। ये किताब उन अनकही कहानियों को सामने लाती है जो इंटरनेट की सतह के नीचे छिपी होती हैं। ये केवल हैकर्स या साइबर अपराधियों की कहानी नहीं है, बल्कि उन घिनौने अपराधों की भी है जिनके बारे में जानकर रूह कांप जाए। मर्डर फॉर हायर, किसी की हत्या करवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अवैध हथियारों का व्यापार, ड्रग मार्केट्स और यहां तक कि स्नफ फिल्म्स। इस किताब में ऐसे डरावने किस्से हैं जो डार्क वेब के सच को उजागर करते हैं। एलन ऑम्सबी एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने डार्क वेब से जुड़े मामलों पर गहराई से रिसर्च की है। उन्होंने सिल्क रोड, जो कि डार्क वेब का सबसे बड़ा ड्रग मार्केटप्लेस था, और डीप वेब पर मौजूद कई खतरनाक ग्रुप्स पर काम किया है। इस किताब में उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों को भी शामिल किया है, जो इस खतरनाक दुनिया के शिकार बने या फिर इसे नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। डार्केस्ट वेब न सिर्फ एक किताब है, बल्कि यह एक डरावना आईना है जो हमें बताता है कि इंटरनेट के उस कोने में क्या चल रहा है जहां कानून और नैतिकता की कोई सीमा नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो साइबर अपराधों, इंटरनेट की गुप्त दुनिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े रहस्यों को समझना चाहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या कोई वास्तव में इंटरनेट पर एक क्लिक में किसी की हत्या का सौदा कर सकता है, क्या अपराधियों के लिए ऑनलाइन अनाम रहना इतना आसान है, तो ये किताब इन सभी सवालों के जवाब देती है और इंटरनेट के सबसे अंधेरे रहस्यों को उजागर करती है। डार्केस्ट वेब अध्याय 1, इंटरनेट की अंधेरी परछाइयां। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सामान्य वेबसाइट्स का ख्याल आता है। लेकिन जो हम देख सकते हैं वह इंटरनेट का केवल 4-5% हिस्सा है। इसके नीचे एक विशाल अज्ञात दुनिया छिपी हुई है जिसे डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। डार्केस्ट वेब का पहला अध्याय हमें इस रहस्यमयी इंटरनेट के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां कानून की पकड़ बेहद कमजोर है और अनगिनत अपराध बेधड़क अंजाम दिए जाते हैं। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसमें वे वेबसाइट्स आती हैं जो गूगल, बिंग या किसी भी सर्च इंजन पर आसानी से मिल जाती हैं। डीप वेब यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और गूगल जैसी सर्च इंजन साइट्स इसे इंडेक्स नहीं कर सकती। इसमें सरकारी डाटा, बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और निजी डेटा स्टोरेज शामिल होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे खतरनाक और छिपा हुआ हिस्सा, जहां हर तरह के अवैध काम होते हैं। इसे केवल टॉर ब्राउज़र या विशेष टूल्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। अध्याय 1 हमें दिखाता है कि कैसे डार्क वेब एक अलग दुनिया की तरह काम करता है। यहाँ हर चीज गुमनाम होती है, यूजर्स, वेबसाइट्स और यहाँ तक कि पैसों के लेन देन भी। क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन के कारण यहाँ की हर डील को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डार्क वेब की खतरनाक शुरुआत। इस अध्याय में लेखक एलन ऑम्सबी हमें बताती हैं कि डार्क वेब का जन्म अमेरिकी सरकार की एक खोज के रूप में हुआ था। टॉर द ऑनियन राउटर को यूएस नेवी ने डेवलप किया था ताकि जासूसी एजेंसियां गुप्त रूप से संचार कर सकें। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंची, अपराधियों ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पहले अध्याय में कुछ डरावनी घटनाओं का जिक्र किया गया है, जैसे एक ऑनलाइन हिटमैन सर्विस जहां कोई भी पैसे देकर किसी की हत्या करवा सकता है। डार्क वेब मार्केटप्लेस जहां ड्रग्स, हथियार और नकली पासपोर्ट खुलेआम बेचे जाते हैं। रेड रूम्स जहां असली लोगों पर लाइव टॉर्चर किया जाता है और अमीर दर्शक इसके लिए पैसे चुकाते हैं। इस अध्याय का अंत एक झकझोर देने वाली सच्ची घटना के साथ होता है, जहां एक पत्रकार ने डार्क वेब की गहराइयों में उतरने का फैसला किया और एक ऐसे फोरम तक पहुंच गया जहां बच्चों की तस्करी से जुड़े लोग खुलेआम बातें कर रहे थे। यही वह क्षण था जब लेखक को एहसास हुआ कि इंटरनेट का यह हिस्सा जितना गुप्त है, उतना ही घिनौना भी। पहला अध्याय हमें ये बताता है कि डार्क वेब केवल एक तकनीकी प्रणाली नहीं, बल्कि एक आपराधिक अंडरवर्ल्ड है, जहां कानून का कोई डर नहीं है और हर तरह की अमानवीय गतिविधियां अंजाम दी जाती हैं। डार्केस्ट वेब अध्याय 2, साइबर क्राइम का अड्डा। पहले अध्याय में हमने डार्क वेब की रहस्यमयी दुनिया की पहली झलक देखी थी,
लेकिन दूसरा अध्याय हमें इसके सबसे खतरनाक पहलू साइबर क्राइम से परिचित कराता है। इलेन ऑम्सबी ने इस अध्याय में बताया है कि डार्क वेब पर न सिर्फ अवैध व्यापार होता है, बल्कि यह अपराधियों और साइबर हैकर्स के लिए भी एक पैराडाइज बन चुका है। यहाँ हर चीज बिना किसी पहचान के, बिना किसी ट्रैक के की जाती है, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है। डार्क वेब हैकर्स और डेटा चोरी। इस अध्याय में एक ऐसे मामले का जिक्र किया गया है जिसमें कुछ हैकर्स ने बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के डेटा को चुराया और इसे डार्क वेब के फोरम्स पर बेच दिया। ये डेटा सिर्फ नाम और ईमेल नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और अन्य संवेदनशील जानकारी भी थी। लेखक बताती हैं कि ऐसे साइबर अटैक्स हर दिन होते हैं और कई बार कंपनियों को इसका महीनों तक पता नहीं चलता। एक उदाहरण में, एक हैकर ग्रुप ने एक अमेरिकी कंपनी का 50 मिलियन यूजर्स का डेटा चुरा लिया और इसे डार्क वेब के एक फोरम पर मात्र $5000 में बेचा। इस डेटा का इस्तेमाल लोगों के बैंक खातों से पैसे चुराने, उनकी पहचान चुराने और धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। डार्क वेब के सबसे कुख्यात मार्केटप्लेस। यह अध्याय हमें डार्क वेब के कुछ सबसे कुख्यात मार्केटप्लेस से परिचित कराता है, जहां हर प्रकार का अवैध सामान बेचा जाता है। सिल्क रोड के सबसे मशहूर डार्क वेब मार्केट था, जहां ड्रग्स, हथियार और अन्य गैरकानूनी चीजें बेची जाती थी। अल्फाबे और हंस मार्केट सिल्क रोड के बंद होने के बाद यह नए मार्केट बने, जो और भी गुप्त तरीके से काम करते थे। शैडो वेब, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां सबसे घिनौने और डरावने अपराधों को बढ़ावा दिया जाता था। डार्क वेब पर हत्या के सौदे। लेखक एक और चौंकाने वाली बात का जिक्र करती हैं, हिटमैन सर्विसेज। कुछ डार्क वेब फोरम्स पर लोग पैसे देकर किसी की हत्या करवाने के लिए ऑर्डर दे सकते थे। इसके लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेस न किया जा सके। एक केस स्टडी में एक व्यक्ति ने $20,000 बिटकॉइन देकर अपनी पत्नी की हत्या का ऑर्डर दिया था। जब पुलिस को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने नकली हिटमैन बनकर ग्राहक से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का व्यापार। अध्याय के अंत में लेखक ने बताया कि डार्क वेब केवल साइबर क्राइम तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का भी व्यापार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति पैसे देकर जहरीले गैस, वायरस और अन्य घातक पदार्थ खरीद सकता था। एक चौंकाने वाली घटना में, एक छात्र ने डार्क वेब से राइसिन नामक जहर खरीदने की कोशिश की थी, जिसे केवल कुछ मिलीग्राम मात्रा में इस्तेमाल कर किसी की जान ली जा सकती है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि डार्क वेब केवल ड्रग्स और डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइबर आतंकवाद, हत्या और घातक हथियारों का भी अड्डा बन चुका है। डार्केस्ट वेब। अध्याय 3, डार्क वेब के काले बाजार। इस अध्याय में इलेन ऑम्सबी हमें डार्क वेब के उन भयानक और घातक बाजारों से परिचित कराती हैं, जो अपराधियों के लिए स्वर्ग और आम लोगों के लिए एक भयानक बुरे सपने की तरह है। ये वे जगहें हैं जहां कानून का कोई नामोनिशान नहीं है, जहां नैतिकता और मानवता की सीमाएं टूट चुकी हैं और जहां अपराध खुलकर बिकता है। एक बाजार जहां हर चीज खरीदी और बेची जा सकती है। डार्क वेब के ये मार्केटप्लेस सतह के इंटरनेट सर्फेस वेब से बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी भी चीज का खुलेआम व्यापार होता है। मादक पदार्थ, ड्रग्स, हथियार, वेपन्स, नकली दस्तावेज, फेक आईडीएस और पासपोर्ट्स, क्रेडिट कार्ड्स, दुर्लभ जानवरों के अंग और यहाँ तक कि इंसानों की तस्करी तक। ये सब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होता है ताकि कोई ट्रांजैक्शन ट्रेस न किया जा सके। डार्क वेब मार्केट्स और उनके ऑपरेशन। लेखक बताती हैं कि ये मार्केटप्लेस आमतौर पर सिक्योरिटी के कई लेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे कानून की नजरों से बच सके। इन प्लेटफॉर्म्स को टॉर द ऑनियन राउटर जैसे एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स पर चलाया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं की पहचान छिपाने में मदद करता है। ड्रीम मार्केट एक कुख्यात मार्केट जो वर्षों तक डार्क वेब पर सक्रिय था। यहाँ हर तरह के ड्रग्स, साइबर हैकिंग टूल्स और स्टोलन डेटा बेचा जाता था। वॉल स्ट्रीट मार्केट, ये बाजार अपने सुरक्षित एस्क्रो सिस्टम के लिए कुख्यात था, जहां खरीदार और विक्रेता को सीधा संपर्क नहीं करना पड़ता था, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती थी। डार्क वेब अंडरग्राउंड, यह उन लोगों के लिए था जो हथियार, बम बनाने की तकनीक और घातक जहर खरीदना चाहते थे। इंसानों की बोली, एक सच्चाई जो आपको हिला देगी। इस अध्याय में सबसे डरावनी बात यह सामने आती है कि डार्क वेब पर न केवल सामान, बल्कि इंसानों की भी नीलामी होती है। लेखक ने एक केस का जिक्र किया जहां एक गुमशुदा लड़की की तस्वीर एक डार्क वेब फोरम पर पोस्ट की गई थी, जहां उसकी बोली लगाई जा रही थी। यहां युवाओं, बच्चों और महिलाओं की तस्करी खुलेआम होती है। कई मामले ऐसे आए हैं जहां गुमशुदा लोग डार्क वेब के काले बाजार में बेचे गए और फिर उनका कभी कोई अता पता नहीं चला।
स्नफ फिल्म्स, असली हत्याओं का गुप्त बाजार। लेखक ने एक और भयावह पहलू उजागर किया, स्नफ फिल्म्स। स्नफ फिल्म्स यह ऐसी वीडियो होती हैं जिनमें हत्याओं, टॉर्चर और असली हिंसा को फिल्माया जाता है और फिर इसे देखने के लिए लोगों से पैसे लिए जाते हैं। डार्क वेब पर एक गुप्त समुदाय था जहां लाइव टॉर्चर स्ट्रीमिंग की जाती थी और लोग इसके लिए भारी कीमत चुकाते थे। पुलिस ने कई बार ऐसे मार्केट्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये गुप्त नेटवर्क हर बार नए रूप में सामने आ जाते थे। क्यों कोई इन मार्केट्स को बंद नहीं कर सकता? इस अध्याय के अंत में लेखक इस सवाल का जवाब देती हैं कि अगर ये मार्केट इतने खतरनाक हैं, तो इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता? डार्क वेब पूरी तरह अनोनिमस होता है, यानी किसी की पहचान पता नहीं लगाई जा सकती। क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल करेंसीज ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना असंभव बना देती हैं। इसके अलावा जब भी कोई वेबसाइट या मार्केटप्लेस बंद होता है, कुछ ही हफ्तों में एक नया प्लेटफॉर्म उसी की जगह ले लेता है। यह अध्याय हमें डार्क वेब के काले बाजारों की गहराई में ले जाता है, जहां कानून का कोई नामोनिशान नहीं है और नैतिकता एक खोखली अवधारणा बन चुकी है। डार्केस्ट वेब अध्याय 4, हिटमैन सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। यह अध्याय डार्क वेब के सबसे भयावह और अविश्वसनीय पहलू को उजागर करता है, हिटमैन सर्विस, यानी पैसे देकर किसी की हत्या करवाने का काला धंधा। एलन ऑम्सबी हमें उन छायादार वेबसाइट्स और गुप्त मंचों की सैर कराती है, जहां लोग पैसे देकर किसी की जान लेने का सौदा करते हैं। यह विषय जितना डरावना है, उतना ही हैरान करने वाला भी है, क्योंकि यह बताता है कि इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि वह एक बोली की तरह खरीदी बेची जाती है। हिटमैन फॉर हायर एक भयानक वास्तविकता। लेखक इस अध्याय में सबसे पहले उन वेबसाइट्स का जिक्र करती हैं, जो खुद को हिटमैन सर्विस के रूप में पेश करती थी। ऐसी ही एक कुख्यात वेबसाइट थी, बसा माफिया, जिसने दावा किया था कि वह दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुविधा देती है। इस साइट पर किसी की हत्या करवाने के लिए बस एक बिटकॉइन पेमेंट करनी होती थी और कुछ ही दिनों में काम हो जाने का दावा किया जाता था। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं था। सच्चाई और धोखा। क्या हिटमैन वेबसाइट्स असली थी? इस अध्याय में लेखक एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करती है। अधिकांश हिटमैन सर्विस वेबसाइट्स असल में घोटाले स्कैम्स थी। लोग पैसे देकर हत्या का ऑर्डर देते, लेकिन उन्हें केवल झूठे वादे ही मिलते। हत्याएं तो होती नहीं थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। हालांकि कुछ मामलों में ऐसी सेवाएं सच में मौजूद थीं। डार्क वेब पर कुछ असली हत्यारे और अपराधी सक्रिय थे जो पैसे के लिए हत्याएं कर सकते थे। लेखक ने एक केस का जिक्र किया जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या करवाने के लिए डार्क वेब का सहारा लिया। उसने बिटकॉइन के जरिए पेमेंट की, लेकिन सौभाग्य से पुलिस ने समय रहते इस योजना का पर्दाफाश कर दिया। अंधेरे में छुपे असली कातिल। लेखक बताती हैं कि कुछ मामलों में असली हत्यारे भी डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। वे अपने काम को इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसने डार्क वेब के जरिए एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर किया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक और चौंकाने वाला पहलू रेड रूम का है, डार्क वेब का सबसे खौफनाक हिस्सा, जहां लाइव टॉर्चर और मर्डर स्ट्रीम होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई प्रोफाइल लोगों को मारने के लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया है। डार्क वेब के हिटमैन, हकीकत या कल्पना। लेखक ने इस अध्याय के अंत में ये भी बताया कि कई बार डार्क वेब के हिटमैन केवल एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने का जरिया होते हैं। कुछ वेबसाइट्स केवल ब्लैकमेलिंग के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन असली अपराधी भी इनका फायदा उठाते हैं। कई बार पुलिस को भी समझ नहीं आता कि कौन असली हत्यारा है और कौन केवल इंटरनेट पर डर फैलाने वाला। यह अध्याय हमें डार्क वेब के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पहलू से रूबरू कराता है, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की जिंदगी केवल एक बिटकॉइन की कीमत पर खत्म हो सकती है। डार्केस्ट वेब अध्याय 5, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और डार्क वेब के सबसे भयानक कोने। इस अध्याय में लेखक एलन ऑम्सबी डार्क वेब के उस पक्ष को उजागर करती हैं जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और अवैध कंटेंट का गुप्त व्यापार। ये वह हिस्सा है जहां डार्क वेब मानवता की सबसे गिरी हुई और विकृत सच्चाई को उजागर करता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे इंटरनेट का यह अंधेरा कोना मासूम बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। डार्क वेब पर छुपे राक्षस गुप्त नेटवर्क्स की सच्चाई। लेखक बताती हैं कि डार्क वेब पर कई सीक्रेट नेटवर्क मौजूद हैं, जहां बाल शोषण से जुड़ी सामग्री को खरीदा बेचा और साझा किया जाता है। इनमें से कई नेटवर्क्स अत्यधिक गोपनीय होते हैं और केवल उन्हीं लोगों को एक्सेस दिया जाता है जो कई सुरक्षा परीक्षणों से गुजरते हैं।
प्लेपेन, द लव जोन और लक्स जैसी साइटें कुछ समय तक डार्क वेब पर सक्रिय रहीं और लाखों की संख्या में गुप्त सदस्यों द्वारा उपयोग की जाती थी। ये नेटवर्क्स इतने सुरक्षित बनाए गए थे कि इन्हें ट्रैक कर पाना लगभग असंभव था। इनमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता था ताकि ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड न रहे। सरकारों और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इन साइट्स को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई बार अपराधी पुलिस से एक कदम आगे ही रहते थे। FBI का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लेपेन का पर्दाफाश। लेखक इस अध्याय में एक चौंकाने वाले ऑपरेशन का जिक्र करती है, जिसमें FBI ने डार्क वेब पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। ऑपरेशन पैसिफायर के तहत FBI ने प्लेपेन नाम की कुख्यात वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लिया और फिर इसे गुप्त रूप से चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान एजेंसी ने उन सभी लोगों की पहचान की जो इस नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि भले ही डार्क वेब कितना भी सुरक्षित और गुप्त क्यों न हो, कानून की नजरों से बचा नहीं जा सकता। डार्क वेब की डरावनी दुनिया, अपराध और नैतिकता के बीच जंग। लेखक ने इस अध्याय में कई दिल दहला देने वाली कहानियां साझा की हैं, जहां बच्चों को शिकार बनाया गया और उनके वीडियो इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में बेचे गए। कई मामलों में पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है। इंटरनेट का ये हिस्सा सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। लेखक इस अध्याय के अंत में इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि डार्क वेब की ये दुनिया केवल तकनीक का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि यह समाज में मौजूद गहरे मानसिक विकारों को भी दर्शाती है। यह अध्याय पाठकों को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि यह हमें इस भयावह वास्तविकता से रूबरू कराता है कि इंटरनेट का यह अंधेरा हिस्सा मासूम बच्चों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन चुका है। डार्केस्ट वेब अध्याय 6, हिटमैन सर्विसेज और इंटरनेट पर मौत का खेल। इस अध्याय में लेखक एलिन ऑम्सबी हमें एक और भयावह सच्चाई से परिचित कराती है, डार्क वेब पर मौजूद हिटमैन सर्विसेज, जहां पैसे देकर किसी की हत्या करवाई जा सकती है। ये वह जगह है जहां हत्या एक सेवा के रूप में बेची जाती है और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए बिना किसी पहचान के मौत का सौदा किया जाता है। किलर फॉर हायर जब मौत ऑनलाइन बिकने लगी। डार्क वेब पर ऐसे कई फोरम और वेबसाइट्स मौजूद हैं जो खुद को प्रोफेशनल किलर्स के नेटवर्क के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी अनजान व्यक्ति सिर्फ कुछ बिटकॉइन देकर किसी की हत्या की सुपारी दे सकता है। लेखक बताती हैं कि बसा माफिया, कोसा नॉस्ट्रा इंटरनेशनल और हिटमैन नेटवर्क जैसी वेबसाइट्स ने अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे प्रोफेशनल असैसिन्स से जुड़े हैं, जो बिना किसी सवाल के हत्या कर सकते हैं। ये सर्विसेज खुद को इस रूप में पेश करती थी कि चाहे वह कोई दुश्मन हो, धोखेबाज साथी हो या फिर कोई जिसे आप दुनिया से मिटाना चाहते हैं, यहां सब संभव है। बसा माफिया डार्क वेब का सबसे कुख्यात मर्डर फॉर हायर नेटवर्क। बसा माफिया नाम की वेबसाइट को दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन सर्विस पोर्टल्स में से एक माना जाता था। इस साइट पर कोई भी पैसे देकर हत्या की सुपारी दे सकता था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये हत्याएं वास्तव में होती थीं, या ये सिर्फ एक स्कैम था? लेखक इस बात को उजागर करती हैं कि FBI और अन्य एजेंसियों ने जब बसा माफिया के डेटा को ट्रेस किया, तो उन्होंने पाया कि अधिकतर ऑर्डर्स सिर्फ एक धोखा थे। साइट के मालिक पैसे ऐंठने के लिए लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता था। कई मामलों में जिन लोगों ने हत्या का ऑर्डर दिया, उन्हें खुद पुलिस ने ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। डार्क वेब पर हत्याओं के असली मामले। हालांकि सभी हिटमैन वेबसाइट स्कैम नहीं थी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां डार्क वेब पर दी गई सुपारी असली में मर्डर में तब्दील हो गई। लेखक बताती हैं कि रूस, अमेरिका और यूरोप में कई मामलों में लोगों ने डार्क वेब से हत्यारे हायर किए और उन लोगों की हत्या करवाई जिनसे वे बदला लेना चाहते थे। 2016 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। उसने कोसा नॉस्ट्रा नाम की एक साइट पर ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। इंटरनेट का सबसे बड़ा धोखा, क्या हिटमैन वेबसाइट्स असली हैं? इस अध्याय के अंत में लेखक ये सवाल उठाती हैं कि क्या डार्क वेब पर हिटमैन सर्विस असली है, या ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड है? FBI और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक जितनी भी हिटमैन वेबसाइट्स पकड़ी हैं, उनमें से ज्यादातर फेक निकली। लेकिन कुछ असली हत्याओं के मामलों ने ये साबित किया है कि डार्क वेब के इस कोने में छिपा सच उतना ही खतरनाक है जितना कि इसे बताया जाता है।
लेखक इस अध्याय में ये संदेश देती हैं कि डार्क वेब केवल एक अंडरग्राउंड इंटरनेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ का अंतर मिट चुका है। यहाँ हर चीज एक धुंधली परछाई की तरह है जिसे समझ पाना नामुमकिन सा लगता है। डार्केस्ट वेब अध्याय 7, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और डार्क वेब का सबसे घिनौना चेहरा। डार्क वेब की भयावह दुनिया में अब तक जिन खतरनाक चीजों का जिक्र हुआ, वे इस अध्याय में उजागर होने वाली सच्चाई के आगे कुछ भी नहीं है। लेखक ईलिन ऑम्सबी इस अध्याय में उन वेबसाइट्स और नेटवर्क्स का पर्दाफाश करती हैं जो दुनिया के सबसे घिनौने अपराध चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं। यह अध्याय पाठकों के सामने इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोने को खोलता है, जहां मासूम बच्चों को वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता है। पेडोफाइल रिंग्स डार्क वेब का सबसे खतरनाक पहलू। डार्क वेब पर मौजूद कुछ नेटवर्क्स और फोरम्स ने दुनिया को चौंका दिया जब ये सामने आया कि वहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की बिक्री और लाइव स्ट्रीमिंग होती है। इन प्लेटफॉर्म्स का संचालन अत्यधिक गुप्त और जटिल एन्क्रिप्शन तकनीकों के माध्यम से किया जाता था, जिससे इन्हें पकड़ना लगभग असंभव हो जाता था। लेखक बताती हैं कि 2014 में एफबीआई ने एक बड़े पेडोफाइल रिंग का पर्दाफाश किया, जिसका नाम प्लेपेन था। यह डार्क वेब पर सबसे बड़ी चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट थी, जिसके लाखों यूजर्स थे। इस ऑपरेशन में दुनिया भर से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह सिर्फ एक वेबसाइट थी। डार्क वेब पर ऐसी हजारों साइट्स हैं जो लगातार इसी प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेड रूम्स की डरावनी हकीकत। लेखक इस अध्याय में रेड रूम्स का भी जिक्र करती हैं, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। रेड रूम्स वह स्थान होते हैं जहां लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और दर्शक पैसे देकर यह तय कर सकते हैं कि शिकार को किस प्रकार का टॉर्चर दिया जाए। हालांकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि रेड रूम्स सिर्फ एक अफवाह है और इंटरनेट पर इनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। लेकिन कई मामलों में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें मासूम बच्चों को अमानवीय यातनाएं दी जाती दिखती हैं। ये वीडियो अक्सर कुछ ही मिनटों के लिए ऑनलाइन रहते हैं और फिर गायब कर दिए जाते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना नामुमकिन हो जाता है। डार्क वेब पर बच्चों की बिक्री एक सच्ची घटना। लेखक ने एक वास्तविक घटना का उल्लेख किया, जहां एफबीआई ने डार्क वेब पर एक अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस को उजागर किया जो बच्चों को बेचा करता था। द लव जोन और पेडो एम्पायर जैसी वेबसाइट्स पर खरीदार बिटकॉइन के जरिए भुगतान कर सकते थे और बदले में उन्हें बच्चों तक पहुंच दी जाती थी। 2017 में एफबीआई ने एक अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा, जिसने स्वीकार किया कि वह डार्क वेब के माध्यम से छोटे बच्चों को खरीदने और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने का कारोबार चला रहा था। यह मामला इसलिए और भी भयावह हो गया जब ये पता चला कि इसमें कई बड़े नाम और हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। क्या इन अपराधों को कभी रोका जा सकता है? इस अध्याय के अंत में लेखक ये सवाल उठाती हैं कि क्या कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब पर हो रहे इन घिनौने अपराधों को रोक सकती हैं? अब तक एफबीआई और अन्य संगठनों ने कई ऑपरेशंस चलाकर बड़ी वेबसाइट्स को बंद किया है, लेकिन यह समस्या इतनी गहरी है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर पाना लगभग असंभव लगता है। डार्केस्ट वेब अध्याय 8, डार्क वेब और अवैध मेडिकल प्रयोग। इस अध्याय में इलिन ऑम्सबी हमें डार्क वेब की एक और खौफनाक और अनजान दुनिया में लेकर जाती हैं, अवैध मेडिकल प्रयोग, अंगों की तस्करी और खतरनाक दवाओं का बाजार। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान का अंधेरा पक्ष सामने आता है। ब्लैक मार्केट मेडिसिन जब जीवन की कीमत तय होने लगी। इंटरनेट का यह अंधेरा हिस्सा उन लोगों के लिए एक काला बाजार बन गया है जो या तो चिकित्सा सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते या जो कानून से बचकर अवैध उपचार की तलाश में है। यहाँ कैंसर, एड्स और लाइलाज बीमारियों के इलाज के नाम पर बिना किसी प्रमाण के ड्रग्स बेची जाती हैं। डार्क वेब पर ऐसे कई फोरम हैं जहां लोग गुप्त रूप से चिकित्सा परीक्षण करवाने के लिए तैयार होते हैं। इनमें से कुछ लोग इलाज के लिए अंतिम उम्मीद के रूप में इन प्रयोगों का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बस पैसे के लिए अपना शरीर इन खतरनाक प्रयोगों के लिए दांव पर लगा देते हैं। अवैध मेडिकल प्रयोग और मानव गिनी पिग्स। लेखक बताती हैं कि कुछ सीक्रेट लैब्स और साइंटिस्ट्स ने डार्क वेब का इस्तेमाल उन दवाओं और चिकित्सा प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए किया जिन्हें सरकारों ने अवैध घोषित कर रखा था। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि कुछ फोरम्स पर लोगों को गिनी पिग्स यानी प्रयोगशाला के चूहों की तरह उपयोग किया गया, जहां उन पर खतरनाक ड्रग्स और अनऑफिशियल वैक्सीन टेस्ट किए गए। एक केस स्टडी में एक व्यक्ति ने खुद को एक नए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वॉलंटियर किया, जिसका कभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था। उसे डार्क वेब के जरिए एक अज्ञात लोकेशन पर बुलाया गया और उसके शरीर पर कई प्रयोग किए गए।
इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई और उसके शरीर को कहीं ठिकाने लगा दिया गया। अंगों की तस्करी जब शरीर के हिस्से बिकने लगे। डार्क वेब केवल दवाओं और अवैध मेडिकल प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंगों की तस्करी का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है। लेखक ने कुछ ऐसे फोरम्स और वेबसाइट्स के बारे में बताया है जहां इंसानी किडनी, लिवर और यहां तक कि कॉर्निया भी बेचे जाते हैं। ये अंग अमीर मरीजों को दिए जाते हैं जो कानूनन ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते या फिर इंतजार करने की क्षमता नहीं रखते। एक मामले में पुलिस ने एक ऐसी डार्क वेबसाइट पकड़ी जो लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग का दावा कर रही थी। इसका मतलब था कि पीड़ितों को किडनैप कर उनके शरीर से जबरदस्ती अंग निकाले जा रहे थे और फिर उन्हें बेच दिया जाता था। डार्क वेब पर नकली डॉक्टर और घातक सर्जरी। इस अध्याय में सबसे खतरनाक खुलासों में से एक ये था कि डार्क वेब पर न केवल नकली दवाएं बेची जा रही हैं, बल्कि अंडरग्राउंड सर्जन भी अपनी सेवाएं ऑफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके पास मेडिकल डिग्री भी नहीं थी, वे सस्ते में प्लास्टिक सर्जरी, लिपोसक्शन और अन्य कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं कर रहे थे। एक उदाहरण में एक व्यक्ति ने प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए एक डार्क वेब डॉक्टर को पैसे दिए। जब वह सर्जरी के लिए पहुंचा तो उसे एक गंदे, अस्वच्छ कमरे में ले जाया गया, जहां बिना किसी मेडिकल उपकरण के ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद उसे गंभीर इन्फेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। मौत का बाजार जब चिकित्सा विज्ञान डराने लगा। लेखक बताती हैं कि डार्क वेब की ये दुनिया मेडिकल साइंस के सबसे भयानक और अमानवीय रूप को उजागर करती है। ये वह जगह है जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और विज्ञान को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। यह अध्याय ये दर्शाता है कि डार्क वेब न केवल एक आपराधिक अड्डा है, बल्कि यह मानवता के नैतिक पतन का भी प्रतीक बन चुका है। डार्केस्ट वेब अध्याय 9, स्नफ फिल्म्स और मर्डर ऑन डिमांड। यह अध्याय डार्क वेब की सबसे खौफनाक और अमानवीय वास्तविकता को उजागर करता है। स्नफ फिल्म्स यानी ऐसे वीडियो जिनमें असली लोगों की हत्या होते हुए दिखाई जाती है। ये केवल हॉरर फिल्मों या फिक्शन की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि डार्क वेब पर यह एक काले बाजार के रूप में मौजूद है, जहां लोग असली हत्याओं को देखने के लिए भारी रकम चुकाते हैं। डार्क वेब पर मर्डर शो जब मौत एक मनोरंजन बन गई। इंटरनेट के इस अंधेरे हिस्से में कुछ ऐसी साइट्स और सीक्रेट फोरम्स पाए गए हैं जहां मर्डर ऑन डिमांड नाम की सर्विस ऑफर की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति पैसे देकर किसी की हत्या को लाइव स्ट्रीम होते हुए देख सकता है। ये बाजार केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कई बार ब्लैकमेलिंग और प्रतिशोध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेखक बताती हैं कि कुछ गुप्त ऑनलाइन ग्रुप्स में ऐसे वीडियो बेचे जाते हैं जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें जबरन दर्दनाक मौत दी जाती है और इन विभत्स घटनाओं को रिकॉर्ड करके ऊंची कीमत पर खरीदारों को बेचा जाता है। रेड रूम्स, लाइव टॉर्चर और ऑन डिमांड किलिंग। इस अध्याय में सबसे भयानक खुलासा यह है कि कुछ डार्क वेबसाइट्स रेड रूम्स चलाती हैं। ये वे ऑनलाइन चैट रूम होते हैं जहां दर्शक लाइव वीडियो स्ट्रीम देखते हैं और इसमें दिखाए गए पीड़ितों पर क्या किया जाए, ये तय करते हैं। लोग कमेंट्स में सुझाव देते हैं कि अगला अत्याचार क्या होना चाहिए, और फिर ऑपरेटर उसी के अनुसार उस व्यक्ति को टॉर्चर करता है। लेखिका ने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां पुलिस ने डार्क वेब के इन गुप्त रेड रूम्स को ट्रैक किया और पाया कि इनमें ज्यादातर पीड़ित या तो किडनैप किए गए लोग होते हैं या फिर मानव तस्करी के शिकार लोग होते हैं। इन लोगों को अमीर खरीदारों के मनोरंजन के लिए धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया जाता है। असली हत्याएं और उनके खरीदार। एक मामला जिसमें पुलिस ने एक रेड रूम साइट पकड़ी, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस साइट पर एक पीड़ित लड़की को लाइव स्ट्रीम में यातनाएं दी जा रही थी और उसे मारा जा रहा था। यह घटना इंटरनेट पर लीक हो गई थी और इसकी जांच करने पर पता चला कि यह वीडियो हकीकत में एक ऑन डिमांड मर्डर था, जिसे अमीर क्लाइंट्स ने देखने के लिए पैसे दिए थे। कुछ मामलों में डार्क वेब के असली हत्यारे भी सामने आए हैं, जो पैसे लेकर किसी की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर इसका वीडियो अपने ग्राहकों को भेजते हैं। कई बार यह वीडियो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव होता है क्योंकि यह सभी साइट स्टोर ब्राउज़र और क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट सिस्टम के जरिए संचालित होती हैं। डार्क वेब के स्नफ फिल्म मार्केट का बढ़ता कारोबार। लेखिका बताती हैं कि स्नफ फिल्म्स का बाजार उतना ही पुराना है जितना कि खुद इंटरनेट, लेकिन डार्क वेब ने इसे एक नया आयाम दिया है। यहाँ खरीदारों के पास सिर्फ देखने का ही विकल्प नहीं, बल्कि ऑन डिमांड कंटेंट खरीदने का भी अवसर होता है। कुछ अपराधी डीप वेब के जरिए अपने क्रूर वीडियो को बेचते हैं और लाखों डॉलर कमाते हैं।
यह अंडरग्राउंड बिजनेस इस हद तक फैल चुका है कि कई देशों की पुलिस और इंटरपोल इसे रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। डार्क वेब, मानवता का पतन। इस अध्याय के अंत में लेखिका इस भयानक दुनिया का एक कड़वा सच सामने लाती है। डार्क वेब केवल अवैध ड्रग्स या हथियारों का बाजार नहीं है, बल्कि यह मानवता के सबसे बर्बर रूप को दर्शाने वाला आईना भी है। ये जगह हमें दिखाती है कि जब इंसान के पास असीमित ताकत और कोई नैतिकता न हो, तो वह कितना क्रूर और भयानक बन सकता है। यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंटरनेट और तकनीक ने हमें विकास की ओर बढ़ाया है, या फिर यह हमें अंधकार में धकेल रहा है। डार्केस्ट वेब, अध्याय 10। डार्क वेब, हत्यारे और साइबर अपराधियों की छिपी दुनिया। इस अध्याय में लेखिका हमें उन अपराधियों और हत्यारों की दुनिया में ले जाती है जो डार्क वेब के माध्यम से अपनी खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जहां कानून की पकड़ से बचते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे अपराध फलते फूलते हैं। डार्क वेब पर हत्यारे पैसे देकर हत्या का ऑर्डर। इंटरनेट पर कई ऐसे हिटमैन सर्विसेज मौजूद हैं जो बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी के बदले हत्या करने का अनुबंध लेते हैं। डार्क वेब के इन सीक्रेट फोरम्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी खत्म करने, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाने या किसी खास व्यक्ति को मरवाने के लिए हत्यारों को हायर कर सकते हैं। लेखिका ने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां लोग इन साइट से संपर्क करके मर्डर ऑन डिमांड की सेवाएं ले चुके हैं। हालांकि कई बार यह साइट्स असली न होकर सिर्फ धोखाधड़ी होती हैं, जहां लोग पैसे देकर हत्या का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। लेकिन कुछ मामलों में असली हत्यारे भी इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हाई प्रोफाइल केस में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए एक डार्क वेब हिटमैन को बिटकॉइन में भुगतान किया था, लेकिन पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। टॉर नेटवर्क और साइबर अपराधियों का अड्डा। इस अध्याय में बताया गया है कि डार्क वेब के टॉर ब्राउज़र और एन्क्रिप्टेड चैट रूम किस तरह अपराधियों के लिए स्वर्ग बन चुके हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इनका संचालन पूरी तरह से गुप्त और छिपे हुए सर्वरों पर किया जाता है। लेखिका इस बात को भी उजागर करती हैं कि कई डार्क वेब मार्केटप्लेस न केवल हत्याओं की सुपारी लेते हैं, बल्कि अवैध धन तस्करी, ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हथियारों की बिक्री के भी केंद्र बने हुए हैं। डार्क वेब पर किडनैपिंग और मानव तस्करी। सबसे डरावनी हकीकत यह है कि डार्क वेब केवल वर्चुअल अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल असली अपराधों के लिए भी किया जाता है। कई गुप्त फोरम्स और टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां मानव तस्करी और किडनैपिंग के शिकार लोगों की बोली लगाई जाती है। इस अध्याय में एक चौंकाने वाला केस सामने आता है जहां एक अमीर ग्राहक ने एक लाइव स्लेवरी बिट में हिस्सा लिया, जहां युवा लड़कियों को किडनैप करके उनकी नीलामी की जाती थी। ये सब कुछ छिपे हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है, जहां केवल इनवाइटेड यूजर्स को ही एक्सेस दिया जाता है। साइबर क्राइम सिंडिकेट और सरकारी एजेंसियों की जंग। लेखिका इस अध्याय में ये भी बताती हैं कि दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं। कई ऑपरेशंस के दौरान FBI, इंटरपोल और अन्य साइबर क्राइम यूनिट्स ने डार्क वेब के कई बड़े मार्केटप्लेस और क्रिमिनल नेटवर्क्स को ध्वस्त किया है। हालांकि यह एक अंतहीन जंग है, क्योंकि जैसे ही एक प्लेटफॉर्म बंद होता है, वैसे ही दूसरा उभर आता है। डार्क वेब, अपराधियों की शरणस्थली या भविष्य की डिजिटल दुनिया। इस अध्याय के अंत में लेखिका ये सवाल उठाती हैं कि क्या डार्क वेब वास्तव में केवल अपराधियों के लिए है, या फिर यह एक ऐसी जगह भी है जहां सरकारों और कंपनियों से बचने के लिए गोपनीयता चाहने वाले लोग भी शरण लेते हैं। यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंटरनेट की यह अंधेरी दुनिया कभी खत्म होगी, या फिर यह भविष्य में और भी खतरनाक रूप लेगी। डार्केस्ट वेब, अध्याय 11। डार्क वेब पर आतंकवाद और संगठित अपराध। इस अध्याय में लेखिका हमें एक और खौफनाक सच्चाई से परिचित कराती है। डार्क वेब का इस्तेमाल केवल साइबर अपराधियों और हत्यारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आतंकवादी संगठनों और संगठित अपराध गिरोहों के लिए भी एक सुरक्षित अड्डा बन चुका है। आतंकवाद और डार्क वेब का कनेक्शन। आतंकवादी संगठन, जो पहले अपनी फंडिंग के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, अब डार्क वेब के माध्यम से गुप्त लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी के आने के बाद ये संगठन अपने फंड को सुरक्षित और ट्रेस फ्री तरीके से प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। लेखिका ने कई ऐसे केस स्टडीज को उजागर किया है जहां आतंकवादी समूहों ने फर्जी चैरिटी वेबसाइट्स, डार्क वेब मार्केटप्लेस और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। एक चौंकाने वाला मामला सीरिया से जुड़ा था, जहां एक आतंकवादी संगठन ने डार्क वेब पर गुप्त हथियार खरीदने के लिए बिटकॉइन डोनेशन अभियान चलाया था।
यह अभियान कई महीनों तक चला और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। डार्क वेब और संगठित अपराध अंडरवर्ल्ड की डिजिटल दुनिया। लेखिका इस अध्याय में बताती हैं कि इंटरनेट अब केवल साइबर अपराधियों के लिए नहीं बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट्स के लिए भी एक नया खेल का मैदान बन चुका है। ड्रग कार्टेल्स, माफिया समूह और मानव तस्कर डार्क वेब का उपयोग अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए करते हैं। पारंपरिक गैंगस्टर्स जो पहले केवल ब्लैक मार्केट और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर निर्भर थे, अब अपनी अवैध डीलिंग्स के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। डार्क वेब पर मौजूद सिक्योर चैट रूम्स और सीक्रेट मार्केटप्लेस इन अपराधी संगठनों के लिए संचार और व्यापार करने का एक सुरक्षित जरिया बन गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें एक ऐसी दुनिया में काम करने की अनुमति देते हैं जहां न तो पुलिस की निगरानी होती है और न ही किसी प्रकार की कानूनी बाधा। डार्क वेब पर ड्रग्स और अवैध व्यापार। यह अध्याय हमें ड्रग तस्करी की उन डिजिटल गलियों में ले जाता है जहां सिल्क रोड, अल्फाबे और हंस मार्केट जैसी साइट्स वर्षों तक फली फूली। डार्क वेब पर मौजूद ये मार्केटप्लेस किसी भी आम ऑनलाइन स्टोर की तरह दिखते थे, लेकिन यहाँ बिकने वाले सामान बेहद खतरनाक थे। कोकीन, हेरोइन, एक्सटेसी और फैंटानाइल जैसी ड्रग्स क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से बेची जाती थी। इस अध्याय में एक केस स्टडी का जिक्र किया गया है जहां एक अमेरिकी छात्र ने डार्क वेब के जरिए ड्रग्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने एक गुप्त एजेंसी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेखिका इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि डार्क वेब पर चल रहे ये ड्रग सिंडिकेट्स कितने खतरनाक होते हैं। कई बार डिलीवरी में गड़बड़ी होने पर कस्टमर्स को धमकी दी जाती है और कई बार तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। डार्क वेब और बाल तस्करी, इंटरनेट की सबसे घिनौनी सच्चाई। इस अध्याय में सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली बातों में से एक का खुलासा किया गया है, बाल तस्करी और डार्क वेब पर मौजूद रेड रूम्स। लेखिका ने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां डार्क वेब पर विशेष रूप से बच्चों को किडनैप कर बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। इनका काम पूरी तरह से गुप्त नेटवर्क और टॉर ब्राउज़र के माध्यम से किया जाता है, जिससे इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ रेड रूम्स ऐसी जगहें होती हैं जहां लोग लाइव टॉर्चर और हत्या देखने के लिए पैसे देते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर फर्जी होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वास्तविक घटनाएं भी सामने आई हैं जहां अपराधियों ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए। डार्क वेब बनाम कानून प्रवर्तन, क्या कोई समाधान है? इस अध्याय के अंत में लेखिका ये सवाल उठाती हैं कि क्या डार्क वेब को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने डार्क वेब, मार्केटप्लेस और साइबर अपराधियों के नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए विशेष ऑपरेशंस चलाए हैं। FBI, इंटरपोल और अन्य साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुछ बड़े मार्केटप्लेस बंद कराए हैं, लेकिन जैसे ही एक प्लेटफॉर्म खत्म होता है, वैसे ही दूसरा उभर आता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि डार्क वेब को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि यह तकनीक और एन्क्रिप्शन पर आधारित एक गुप्त दुनिया है। जब तक इंटरनेट रहेगा, तब तक इसका अंधेरा पक्ष भी जीवित रहेगा। डार्केस्ट वेब, अध्याय 12, हत्यारे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और डार्क वेब का काला सच। इस अध्याय में लेखिका हमें डार्क वेब की एक और भयावह सच्चाई से अवगत कराती है, हायर हिटमैन सर्विसेज, यानी पैसे देकर किसी की हत्या कराने का गुप्त नेटवर्क। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी साबित करता है कि इंटरनेट का अंधेरा हिस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। डार्क वेब पर हिटमैन, हकीकत या धोखा। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में ऐसी वेबसाइट्स पाई जाती हैं जो दावा करती हैं कि वे पेशेवर हिटमैन भाड़े के हत्यारे उपलब्ध कराती हैं। इन साइट्स पर ग्राहक अपने दुश्मनों, पूर्व प्रेमियों, व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इनमें से कुछ साइट्स के नाम थे बसा माफिया, हिटमैन नेटवर्क और कैमोरा हिटमैन। इन साइट्स पर यूजर्स क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करके मिशन बुक कर सकते थे। मिशन की कीमत उस व्यक्ति की प्रोफाइल, हत्या के तरीके और जगह के अनुसार तय होती थी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये साइट्स असली थीं या ये सब एक बड़ा घोटाला था? बेसा माफिया, इंटरनेट का सबसे कुख्यात हिटमैन स्कैम। बेसा माफिया डार्क वेब की सबसे चर्चित और खतरनाक हिटमैन सर्विस थी। यह दावा करता था कि उसके पास पूर्व सैन्य कमांडो, स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव्स और अनुभवी हत्यारों की एक टीम है जो पैसों के बदले किसी को भी मार सकती थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने इस वेबसाइट को ट्रैक किया, तो पता चला कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला स्कैम था। जो भी लोग किसी को मरवाने का ऑर्डर देते थे, उनसे बिटकॉइन में एडवांस पेमेंट लिया जाता था, लेकिन असल में कोई हत्या नहीं होती थी। कुछ मामलों में बेसा माफिया के ऑपरेटर्स अपने ही ग्राहकों को ब्लैकमेल करने लगते थे।
वे उन्हें धमकी देते थे कि अगर उन्होंने और पैसे नहीं दिए तो उनकी पहचान सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन क्या असली हिटमैन भी डार्क वेब पर मौजूद है? कुछ मामलों में असली हिटमैन सर्विसेज भी सामने आई हैं। 2016 में इटली की पुलिस ने एक मामले का खुलासा किया जिसमें एक व्यक्ति ने डार्क वेब पर एक हत्यारे को पैसे देकर अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। इसी तरह 2018 में अमेरिका में एफबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने डार्क वेब के जरिए एक हिटमैन को हायर कर अपने बॉस की हत्या की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसे असली हिटमैन सर्विसेज बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि अधिकतर हिटमैन साइट्स केवल धोखाधड़ी के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये तथ्य डराने वाला है कि लोग अब डार्क वेब का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए भी कर रहे हैं। डार्क वेब और मानव अंगों की तस्करी। इस अध्याय का दूसरा हिस्सा एक और खौफनाक सच को उजागर करता है, डार्क वेब पर मानव अंगों की अवैध बिक्री। डार्क वेब के कुछ छिपे हुए बाजारों में किडनी, लिवर, हार्ट और यहां तक कि कॉर्निया तक की नीलामी होती है। गरीब देशों से लोगों को बहला फुसलाकर या किडनैप कर उनके अंग निकाल लिए जाते हैं और इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डार्क वेब के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर अंगों की कीमतें इस तरह तय होती थी: किडनी -$2 लाख से $5 लाख तक, लिवर -$1,50,000 से $4 लाख तक, कॉर्निया $30,000 से $80,000 तक। इन अपराधों में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह, भ्रष्ट डॉक्टर और मेडिकल फील्ड के लोग शामिल होते हैं। लेखिका बताती हैं कि बड़ी बड़ी अस्पताल चेन और मेडिकल रिसर्च कंपनियां भी इस अवैध व्यापार में शामिल हो सकती हैं। कई मामलों में गरीब देशों में रहने वाले लोग अपनी किडनी या अंग बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और आर्थिक सहारा नहीं होता। डार्क वेब का अंत, क्या कोई समाधान है? अध्याय के अंत में लेखिका एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं: क्या डार्क वेब को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है? आज के समय में एफबीआई, इंटरपोल और अन्य साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार डार्क वेब के आपराधिक नेटवर्क्स को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। कई मार्केटप्लेस बंद कर दिए गए हैं, कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी जब एक वेबसाइट बंद होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। डार्क वेब को पूरी तरह से मिटाना लगभग असंभव है, क्योंकि यह तकनीक और एन्क्रिप्शन सिस्टम्स पर आधारित है। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक उसका अंधेरा पक्ष भी जिंदा रहेगा। इस अध्याय के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि डार्क वेब केवल एक गुप्त इंटरनेट नहीं, बल्कि अपराधियों का स्वर्ग बन चुका है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट केवल प्रकाश का माध्यम नहीं, बल्कि अंधकार का भी एक दरवाजा है, जिसे खोलने पर इंसान अपनी ही दुनिया से डरने लगता है। ये किताब यही समाप्त होती है, लेकिन इसके अंत में लेखिका एलिन ओम्सबी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है: डार्क वेब केवल तकनीक का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी लालच, अपराध और अनैतिकता का प्रतिबिंब भी है। क्या डार्क वेब का अंत संभव है? लेखिका इस सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं कि डार्क वेब को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। यह इंटरनेट के डीप लेयर्स में छिपा हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो हमेशा नए रूपों में सामने आता रहेगा। जब सरकारें किसी एक साइट को बंद करती हैं, तो अपराधी नई साइट्स और नए एन्क्रिप्शन सिस्टम्स बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एफबीआई, इंटरपोल और दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां डार्क वेब के आपराधिक नेटवर्क्स को कमजोर करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? इस किताब से हमें ये समझ में आता है कि इंटरनेट का अंधेरा पक्ष उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वास्तविक जीवन में अपराध। डार्क वेब सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक खतरनाक दुनिया है, जहां हर चीज बिकाऊ है: ड्रग्स, हथियार, हिटमैन, इंसानों की तस्करी और अवैध डेटा। तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से अपराधी नए तरीके खोज रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस आज के दौर में बेहद जरूरी हो चुकी है। इंटरनेट का इस्तेमाल सोच समझकर करें। लेखिका अंत में एक चेतावनी देती हैं: डार्क वेब का आकर्षण बहुत से लोगों को अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बेहद आसान और निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इंटरनेट को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखें और कभी भी किसी ऐसी चीज के पीछे न जाएं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस किताब ने हमें डार्क वेब की सबसे डरावनी और चौंकाने वाली कहानियों से परिचित कराया। यह एक ऐसा सच है जिससे कोई भी अनजान नहीं रहना चाहता, लेकिन कोई भी इसके अंदर झांकने की हिम्मत भी नहीं करता। डार्क वेब की दुनिया अंधेरे से भरी है, लेकिन जागरूकता की रोशनी ही हमें इससे बचा